वेलकम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण। लास्ट क्लासेस में हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में अध्ययन किया था और आज की इस क्लास में हम इन आक्रमणों के बाद भारत में किस प्रकार से तुर्क सत्ता की स्थापना हुई या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपके आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मोहम्मद गौरी के जब भारत पर आक्रमण हुए थे उस टॉपिक में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ा था, जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और भारत में मुस्लिम राज्य का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए कुतुबुद्दीन और इसके बाद ये दास के रूप में पैदा हुआ था और देखने में यद्यपि ये बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन इसकी योग्यताओं और इसके गुणों के कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे और अपनी उसी सैनिक पराक्रम और अपनी योग्यता के कारण मोहम्मद गौरी की सेना में ये प्रधान सेना नायक के पद पर नियुक्त हुआ था और अपनी इस योग्यता के बल पर इसने भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य के शासक के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है और आज के टॉपिक में हम सर्वप्रथम इसी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, इसकी योग्यता के कारण इसको सेना नायक नियुक्त किया गया था, तो इसी योग्यता के चलते भारत में जिन राज्यों पर, जिन क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी ने अपना अधिकार स्थापित किया था उसका प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात फिर इन राज्यों पर अपना अधिकार जताते हुए, अपना अधिकार मानते हुए उसने शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन उसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, बल्कि उसने एक सिपह सालार के रूप में और मलिक के रूप में उपाधियां धारण की। ये ध्यान रखिएगा, सुल्तान का पद धारण न करके, सुल्तान की पदवी धारण न करके उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की थी। अब देखिए, चूंकि ये एक दास था तो स्वाभाविक है कि इसे अनेक परेशानियों, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी योग्यताओं के कारण इसने उन समस्त अपनी समस्याओं के समाधान किए और एक योग्य शासक के रूप में अपने आप को सिद्ध किया। अब इसकी परेशानियां कौन कौन सी थी, ऐबक की कठिनाइयों के बारे में हम देखेंगे। लेकिन चूंकि एक दास था तो स्वाभाविक है कुतुबुद्दीन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो तुर्क अमीर थे उन तुर्क अमीरों ने इसकी सत्ता को या इसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था, तो सर्वप्रथम इसका दासत्व जो है वो ही इसके लिए एक परेशानी का कारण बना था। अब इसमें आप देखिएगा, जो गौरी के प्रभावशाली तुर्क थे, गौरी के प्रभावशाली तुर्कों के विरोध का सामना करना, तुर्कों के विरोध का सामना करना। अब देखिए, ये जो तुर्क सरदार थे काफी प्रभावशाली थे गौरी के समय में भी, तो उन्होंने एक दास होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद देखिएगा, दूसरी प्रमुख समस्या जो थी इसके सामने वो थी सीमांत सुरक्षा। सीमांत सुरक्षा, हम सभी जानते हैं किसी भी राज्य, किसी भी देश को आक्रमण का खतरा जब होता है तो उस आक्रमण से बचाने के लिए सर्वप्रथम वो देश या राज्य अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं, जैसे हमारी जो वर्तमान सरकार है वो निरंतर सीमा की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास करती रहती है और ये उसका दायित्व भी है। उसी प्रकार से एक राजा का ये दायित्व होता है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति में कि अपने राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित करे।
और उस सीमाओं की सुरक्षा के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी प्रयास किए गए थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जितने बाहरी आक्रमण होते थे सिंध और पंजाब की तरफ से, उन सारे आक्रमणों का खतरा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने उपस्थित हो रहा था। और इनमें आप स्पेशली आप देखिएगा जो तुर्क सरदार थे गजनी क्षेत्र के, गौड़ क्षेत्र के, उनके आक्रमणों का खतरा इसको ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगली समस्या के रूप में हम देखेंगे इसकी गजनी का यलदौज, गजनी का यलदौज और गजनी का यलदौज और सिंध और मुल्तान का कुबाचा, सिंध और मुल्तान का शासक कुबाचा, ये भी इसके राज्य की शांति को भंग करने में लगे हुए थे। जैसे यलदौज अभी भी मानता था कि गजनवी के समय में लाहौर जो है वो गजनी राज्य का क्षेत्र था, उसके अधिकार में था, तो अभी ये मानता था कि लाहौर पर उसका आधिपत्य स्थापित होना चाहिए। दूसरी ओर सिंध और मुल्तान का शासक कुबाचा उसके इस अधिकार को जब चुनौती दे रहा था, जब वो आक्रमण करता था लाहौर पर, तो उसने उसके आक्रमण का सदैव प्रतिरोध करा और अंत में अपने इन प्रतिद्वंदियों को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खदेड़ दिया गया और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसने पर्याप्त उपाय भी किए। फिर आप देखिएगा जिस समय गौरी का आक्रमण हुआ तो अधिकांश हिंदू शासक और सामंत जो थे उन्होंने गौरी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था और कई राज्यों में उसको वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन गौरी की मृत्यु के साथ ही ये हिंदू राज्य जो थे उन्होंने पुनः प्रतिरोध करना प्रारंभ कर दिया था। ये सामंत और राजा जो थे वो संगठित हो रहे थे और वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक चुनौती बने हुए थे। लेकिन अपनी इन तमाम समस्याओं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े धैर्य के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ इन समस्याओं पर अपना पूर्णतः सफलता प्राप्त की और एक राज्य को जो सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, राज्य को जो संगठित किया जाना चाहिए, उसके लिए उसने निरंतर प्रयास भी किए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस राज्य को भारत में, जिस राज्य की नींव डाली थी, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए उसने प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1206 में उसने सल्तनत को स्थापित किया था और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 4 वर्ष का अल्प समय जो था, उस पूरे 4 वर्ष में वो अपनी इन परेशानियों से जूझता रहा और अंत में 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद आप देखिएगा एक नाम और आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, आराम शाह। 1210 में इसकी मृत्यु और 1211 में इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ। अब इस 1 वर्ष में दिल्ली सल्तनत का शासक जो है उसको आराम शाह को माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये आराम शाह जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और कुछ फारसी इतिहासकार उसको छोटा भाई मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इसके पश्चात आप देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जिस व्यक्तित्व ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने में अपना भरसक योगदान दिया, वो नाम है आपके इल्तुतमिश, जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। अब देखिए इसका एक प्रारंभिक परिचय हम देख लें। प्रारंभिक जीवन जो है ये है, इल्बरी तुर्क सरदार आलम खां का पुत्र था और ये बहुत खूबसूरत था और उसके पिता जो थे वो इल्तुतमिश को अपने अन्य पुत्रों से अधिक स्नेह दिया करते थे और इसीलिए इल्तुतमिश के भाई जो थे वो उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे। तो एक दिन उन्होंने मौका पाकर के इल्तुतमिश को एक घोड़ों के व्यापारी को बेच दिया, उसने एक काजी को बेच दिया। इस तरह से ये एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकता हुआ अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में पहुंचा। बहुत दिखने में प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बहुत सुंदर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी योग्यता को देखते हुए उसे सर जादार के पद पर नियुक्त किया और बाद में अमीर ए शिकार के पद पर। सर्वप्रथम सर ए जादार
सर-ए-जादार के पद पर नियुक्त किया और उसके बाद उसे अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर-ए-शिकार, इसको आप नोट भी कर लें, सर-ए-जादार और अमीर-ए-शिकार के पद पर उसको नियुक्त किया गया। अब जिस तरह से प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक इसी प्रकार से इल्तुतमिश को भी सुल्तान पद पर बैठने के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एग्जाम की दृष्टि से ये इल्तुतमिश की उपलब्धियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो कृपया करके इसे ध्यान से देखें, समझें और बाद में जब क्लासेस हमारी रेगुलर होंगी तो इस पर डिस्कशन और कर लिया जाएगा। तो आप देखिएगा अगला आप हेडिंग डालेगा इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ या इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम तो आप देखिएगा तुर्क अमीरों की समस्या, मतलब सेम वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक को सामना करना पड़ा था, वही तुर्क अमीरों की समस्या, तुर्क अमीरों का विरोध, तुर्क अमीरों का विरोध। अगर ये तुर्क अमीर क्यों विरोध करते थे? धन संपन्न थे, सब तरह से वेल टू डू पर्सन थे और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समान एक दास था, तो ये उस दास का नेतृत्व स्वीकार करना अपनी शान के विपरीत मानते थे। तो जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो उसका विरोध इन प्रभावशाली तुर्कों के द्वारा किया गया और उन्होंने संगठित होकर के इल्तुतमिश का प्रतिरोध किया, उसका विरोध किया गया। अगला आप देखिएगा सेना का विश्वास प्राप्त करना, ये भी एक बहुत भारी चुनौती थी, सेना का विश्वास प्राप्त करना, विश्वास प्राप्त करना। देखिए प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो, राज्य की सुरक्षा के लिए और स्वयं राजा का अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्पेशली राजतंत्र में ये आवश्यक था कि सेना उसको भरपूर सहयोग प्रदान करे, सेना का समर्थन उसको प्राप्त हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इल्तुतमिश को जिस सेना नायक ने आमंत्रित किया था सत्ता संभालने के लिए, बाद में वही उसका विरोधी हो गया, जिसका नाम था इस्माइल, जो तुर्क सेना का सेना नायक था, इस्माइल। बाद में ये इल्तुतमिश का विरोधी हो गया था और जब सेना नायक विरोधी होगा तो स्वाभाविक है पूरी सेना नायक के पीछे होती है, तो उन्होंने भी इल्तुतमिश को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया था। नेक्स्ट आपके है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या, उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। देखिए अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी बात की थी कि सीमाओं की सुरक्षा करना राजा का दायित्व होता है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि राज्य अपनी सीमाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। इस समय सबसे बड़ा खतरा क्या था कि जो मंगोल आक्रमण थे, वो मंगोल आक्रमण का खतरा निरंतर मंडरा रहा था। मंगोल एक बहुत ही खूंखार रक्त पिपासु जाति थी और मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ये अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। इतना ही नहीं, ख्वारिज्म के शाह को इन्होंने परास्त कर दिया था और ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन माघवर्णी जो था वो भी वहाँ से भाग करके भारत की ओर आ रहा था। तो स्पेशली आप देखिएगा इस क्षेत्र से या उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा था वो मंगोल आक्रमण का था और ये भी इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों में सम्मिलित था। नेक्स्ट आपके है खोकरों की समस्या, खोकरों की समस्या। खोकरों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। खोकर एक जाति थी पंजाब की, ये भी बड़ी लूटमार किया करती थी। यदि आपको याद हो, जो महमूद गजनवी का 17वां या अंतिम आक्रमण हुआ था वो भी खोकरों के विरोधी हुआ था, क्योंकि
अपने भारत पर आक्रमण के दौरान उसे खोकरों से भी कई बार उलझना पड़ा था। तो उनके को दंड देने के उद्देश्य से ही महमूद गजनवी ने अपना 17वां आक्रमण इन खोकरों के विरुद्ध किया था, जो खोकर जाति जो थी वो इल्तुतमिश के समय में भी वही लूटपाट की प्रवृत्ति के लिए मानी जाती थी और पूरे राज्य में उन्होंने अशांति और अराजकता फैला रखी थी। फिर अगली इसकी जो समस्या थी वो थी दुर्बल राज्याधिकार। दुर्बल राज्याधिकार। अब देखिए दुर्बल राज्याधिकार किस अर्थों में था। हम सभी जानते हैं यदि राजा का बेटा राजा बने तो उसके लिए चुनौती नहीं होती है, लेकिन यदि एक दास सुल्तान के पद पर पहुंचे तो उसे कभी भी स्वाभिमानी तुर्क प्रभावशाली सरदार एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इन्हीं परिस्थितियों में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश सुल्तान बना, तो इन अमीरों ने उसके दुर्बल राज्याधिकार या दूसरे शब्दों में उसके दास होने के कारण उसके सुल्तान के पद को चुनौती प्रस्तुत की। लेकिन सौभाग्य ये था कि इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य सुल्तान था और उसने अपनी बड़ी अच्छी सूझबूझ और अपनी कूटनीति से इन तमाम समस्याओं के समाधान भी ढूंढ लिए और अपनी इन समस्याओं पर उसने विजय हासिल कर ली। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे इल्तुतमिश की समस्याओं का समाधान। बहुत लंबी ड्यूरेशन 1211 से 1236 ईस्वी तक, जहां इसकी प्रारंभिक कंडीशंस जो थी इसके लिए वो विपरीत थी, वहीं बाद में अपनी खुद की योग्यताओं के बल पर अपनी सूझबूझ के कारण इसने उन समस्याओं के समाधान भी खोज निकाले। समस्याओं के समाधान या समस्याओं पर विजय हासिल करना। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा जो हमने पॉइंट्स डाले थे, बड़ा लगता है कि हिस्ट्री को याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं, प्रयास किए जाएं तो वो चीज़ भी अच्छे से याद हो सकती है। जिन पॉइंट्स को हमने इसकी समस्याओं के रूप में रखा था वो नेगेटिव रूप, अब आप उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। जैसे पहली समस्या थी तुर्क अमीरों का विरोध, तो उस पॉजिटिव अभी किस रूप में होगा, उसने अपने तमाम तुर्क अमीर जो थे उनका निश्चित रूप से दमन कर दिया होगा और इस समस्या पर उसने विजय हासिल कर ली होगी। और यही हुआ, जो तुर्क अमीर थे जिन्होंने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में संगठित होकर के इल्तुतमिश का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, उन पर अचानक आक्रमण बोलकर इल्तुतमिश ने अपने इन विरोधी तुर्कों का सफाया कर दिया या उनका दमन कर दिया और सदैव के लिए उसने अपने आप को इस विरोध से बचा लिया। नेक्स्ट था आपका 40 मंडल का दमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन के लिए भी। 40 मंडल का दमन, मंडल का गठन, जिसे तुर्कान-ए-चिहिलगानी भी कहा जाता है। अब देखिए क्या था, इल्तुतमिश ने इन प्रभावशाली तुर्क अमीरों के विरोध में अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों के एक दल का गठन किया और उसी का नाम 40 गुलामों का दल तुर्कान-ए-चिहिलगानी, या उसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो ऐसा एक दल था जो सदैव इल्तुतमिश के साथ रहा, उसका विश्वास पात्र रहा और विरोधियों का सफाया करने में ये दल उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसमें उसने उन्हीं लोगों को स्थान प्रदान किया जो उसके पक्ष के थे और इसी के कारण उससे, इस मंडल के कारण या इस दल के कारण उसे काफी सफलताएं भी प्राप्त हुई। आगे नेक्स्ट आपके इसका है यल्दौज का दमन। यल्दौज के बारे में भी हमने पढ़ा था अभी और बताया था आपको। यल्दौज का दमन, यल्दौज और कुबाशा इसके सबसे कट्टर, आप कह सकते हैं कट्टर शत्रु थे, जिसमें इसे सदैव परेशान करा। प्रारंभिक जो इसका राज्यकाल था उसमें इसे बड़ी, इनके बार बार आक्रमण की आशंका जो थी वो उसको सता रही थी और अपने इन प्रतिद्वंदियों का, अपने इन कट्टर शत्रुओं का उसने बड़ी समझदारी के साथ सफाया करा।
तो यल्दौज के बारे में भी आपको बताया था, गजनी का शासक था और लाहौर तक, महमूद गजनवी के समय क्योंकि लाहौर तक इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो वो लाहौर पर आक्रमण कर रहा था। दूसरी ओर मुल्तान और सिंध का शासक कुबाचा जो था वो भी उसका निरंतर विरोध कर रहा था क्योंकि वो वहाँ आक्रमण कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा जब ये दोनों शत्रु इल्तुतमिश के आपस में टकरा रहे थे, उसी परिस्थिति में इसने भी आक्रमण करके यल्दौज का दमन कर दिया और अंत में कुबाचा, जब यल्दौज का आक्रमण हुआ, फिर बाद में मंगोल आक्रमण हुए, तो उस मंगोल आक्रमण का कुबाचा सामना नहीं कर पा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में उसने लाभ उठा करके इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया और जब कुबाचा के द्वारा संधि की याचना की गई तो उसने स्पष्ट ये कहलवा भेजा कि पूर्ण समर्पण किया जाए कुबाचा के द्वारा, और इस प्रकार उसने यल्दौज और कुबाचा दोनों का सदैव के लिए सफाया कर दिया जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे, उसके राज्यों पर, राज्य के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी मंगोल संकट। इल्तुतमिश के राज्यकाल में मंगोल संकट उपस्थित हुआ, लेकिन यहाँ ये देखते हैं कि इल्तुतमिश जो था उसने अपनी कूटनीति से इस मंगोल संकट को किस तरह से अपने राज्य से दूर रखा। जलालुद्दीन माकबरनी जो है वो ख्वारिज़्म का राजकुमार था और जब वहाँ चंगेज़ खान ने आक्रमण किया, शाह को परास्त कर दिया, तो जलालुद्दीन माकबरनी भी भाग करके भारत की सीमाओं में आ गया और पंजाब के जो क्षेत्र थे उन पर इसने काफ़ी लूटमार की, अपना कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। तो उसने फिर अंत में इल्तुतमिश से सैनिक सहायता के लिए प्रार्थना की और उसको ये भी कहा, साथ ही साथ स्वधर्मी होने का वास्ता भी दिया कि आप मुस्लिम हैं, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूँ और एक इस्लाम को मानने वाले का ये दायित्व बनता है कि अपने स्वधर्मी या अपने इस्लाम को मानने वाले दूसरे भाई को वो सहयोग करे। अब इस समय इल्तुतमिश के सामने जो सबसे बड़ा संकट था वो क्या था, यदि वो उसको सहायता प्रदान करता है, यानी वो यदि जलालुद्दीन को सैनिक सहायता पहुंचाता है तो उसे मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि मंगोल उसका पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक पहुंचने लगे थे। तो यदि वो सहायता करेगा तो मंगोल आक्रमण उसको झेलना पड़ेगा और यदि वो उसको सहायता प्रदान नहीं करता है तो उसे इस्लामी जगत में काफ़ी अपमान झेलना पड़ेगा, उसकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा उसने जवाब जलालुद्दीन माकबरनी को भेजा जब उसने वो भारत की सीमाओं के अंदर आया और उसने सहायता के लिए प्रार्थना की, तो उसने कहलवा भेजा कि भारत की गर्म जलवायु जो है वो राजकुमार के लिए उचित नहीं है, तो कृपया वो वापस लौट जाए। तो इस तरह से उसने अपने राज्य को न सिर्फ मंगोल आक्रमण से बचा लिया बल्कि दूसरी तरफ आप देखें तो उसने इस्लामी जगत में अपनी प्रतिष्ठा को भी बरकरार रखा। तो ये माना जाता है कि अपने कूटनीतिक चातुर्य से उसने अपने राज्य को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करी। फिर इसके बाद आता है देखिए बंगाल विजय। बंगाल विजय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अली मर्दान खान बंगाल का शासक बना। वहाँ खलजी सरदारों के निरंतर आपस में संघर्ष होते रहते थे और बाद में अली मर्दान खलजी जो है उसने सत्ता हथिया ली थी, लेकिन उसने अधीनता भी स्वीकार कर ली थी और वार्षिक खिराज देना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो बिहार और बंगाल में स्वतंत्र सत्ताएं इन खलजी सरदारों के द्वारा स्थापित कर ली गई। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसने बंगाल के विरुद्ध अभियान करा और उसने इन्हें परास्त करके दिल्ली सल्तनत के अधीन ला करके दिल्ली राज्य की सीमाओं का या सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। यद्यपि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई थी इल्तुतमिश की, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस लौटा उस कंडीशन में उन्हें बंगाल में सुल्तानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और अली मर्दान खान ने
अली मर्दान खलजी ने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें अपने पुत्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना इल्तुतमिश द्वारा बंगाल भेजी गई और उसने लखनौती, जो कि राजधानी थी बंगाल की, और ये माना जाता है कि वहाँ पर एक विशाल राजकोष भी रखा जाता था, उस लखनौती पर आक्रमण करके अली मर्दान को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें इल्तुतमिश के सबसे योग्य पुत्र महमूद का निधन हो गया। महमूद की मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। ये एक बहुत बड़ा शौक जो है वो इल्तुतमिश को लगा था और इसके बाद उसने लेकिन बराबर अपनी जो सैन्य तैयारियां थी उनको बरकरार रखा और बंगाल जैसे विशाल और समृद्ध राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने में उसको कामयाबी मिली। तो निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश अपनी न सिर्फ सैनिक चातुर्य से, न सिर्फ अपनी कूटनीतियों से, बल्कि सही समय पर सही कदम उठा करके उसने सदैव अपने राज्य को सुरक्षित रखने के प्रयास किए। इसके बाद आप देखिएगा पंजाब में खोखर जाति है उसका दमन किया गया। पंजाब में खोखरों का दमन, पंजाब में खोखरों का दमन। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजपूत सरदार और सामंतों ने अपने आप को संगठित करके सल्तनत को चुनौती प्रस्तुत की थी, उसी प्रकार खोखर जाति, जिसकी अभी भी मैंने आपको बताया था, लूटमार करने वाली पंजाब में और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी, जिसने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी तक को परेशान किया था। तो ये जो खोखर थे, इन खोखरों का दमन करने का बीड़ा भी इल्तुतमिश ने उठाया और अपनी सेना के माध्यम से इस खोखरों का दमन करने में भी उसको सफलता प्राप्त हुई। फिर इसके बाद आप देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है उसका, ये भी आपके इल्तुतमिश की उपलब्धियों में ही सम्मिलित होगा। खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त करना। अब देखिए बार बार हम बात कर चुके हैं, ये एक दास था और एक दास का सुल्तान के पद पर पहुंचना तुर्क अमीरों के बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए जब ये सुल्तान बना तो ये आवश्यक था, बगदाद में जो इस्लामी जगत का धर्म गुरु माना जाता है उससे मान्यता प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक था। और अपनी निरंतर विजय अभियानों से उसने बगदाद के खलीफा को इतना प्रभावित किया कि उसे सुल्तान के पद की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त हो गई। और इस समय अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला, अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला ये बगदाद का खलीफा था जिससे इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त की। और नासिर अमीर उल मोमनीद की उपाधि से उसने इल्तुतमिश को सुशोभित किया, जिसका अर्थ है खलीफा का सहायक। इसके साथ साथ उसने खिल्लत भी प्रदान की थी। खिल्लत मतलब पोशाक। आज की क्लास में बस इतना ही। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।